मोर देन जस्ट शुक्रिया। वो तो जाहिर सी बात है, हमने अपने दोस्तों का करना ही था। आप एक्सक्यूज ना करें, आप अपनी पूरी जितनी भी परफॉर्मेंस 100% है वो दें। शुरू में ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल लगता है, इट इज टू टेक इन आई थिंक एनी अदर फील्ड। मेरी हमेशा दुआ रही कि मोदी साहब 2030 तक वजीर आजम रहे। होम ग्राउंड पर कलंदर्स का धमाल, PSL 10 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त दी। सिकंदर रजा ने आखिरी लम्हात में मैच का नक्शा ही बदल दिया। छक्के चौकों की बरसात ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अरमानों पर पानी फेर दिया। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने पहुंच गए। पहले मरहले में तुर्किया आमद, सदारती महल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क वजीर दिफा से मुलाकात में दिफाई ताउन और अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ तुर्की के बाद ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान के जवाबी हमले में नुकसान उठाने और मैदान छोड़कर भागने में भारत तहकीकात से भी अब भागने लगा। भारत ने राफेल तैयारों की जांच के लिए भेजे गए फ्रांसीसी तफ्तीशी कमीशन को कबूल करने से इनकार कर दिया। तहकीकात की इजाजत नहीं दी गई। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 40 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने मजीद गर्मी बढ़ने की पेशगोई कर दी। आज मुल्क के कौन कौन से शहरों में बारिश होगी जानेंगे अपने प्रोग्राम में। 22 साल कारनामा बेमिसाल, एमिरेट्स की जानिब से उम्मे हानी पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट कमर्शियल पायलट बन गई। फख्र पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। A very good morning and what an absolute brilliant night। मैं हूँ सैयद फैसल करीम, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मेरे साथ है सादिया सैमसन। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे गले बैठे हुए हैं, आवाज़ थोड़ी ख़राब है, सो राइटली सो, उसकी वजह यह है कि क्या ही ज़बरदस्त मैच हुआ है। शानदार फाइनल के शायाने शान फाइनल हुआ है। एक क्रेडिट तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स को ये देना होगा कि जब भी वो फाइनल में आते हैं, फाइनल मैच फाइनल जैसा बन जाता है, चाहे उसे सुपर ओवर तक ही क्यों ना ले जाना पड़े। बट दिस वन वाज नॉट अ सुपर ओवर टाइप, लेकिन आखिरी बारी में जब दो रन्स चाहिए थे, आई ऑलरेडी प्रेडिक्टेड ये भी जाएगा वो फाइनल में, लेकिन नहीं गया। बट इट वाज टू मच फन, बहुत मजा आया। हम पैसा वसूल इससे पहले के दीगर टॉपिक्स की जानिब बढ़े, हाँ, वो आपको बंदा दिखाते हैं जिसने नाश्ता बर्मिंघम में किया, खाना अबू धाबी में खाया और दुबई में जो है वो फिर नाश्ता किया, एंड देन ही केम बैक टू लाहौर। सिकंदर रजा, आप पहले ये वीडियो देखें, कमिटमेंट देखें, दैट इज द कमिटमेंट। और इसीलिए अगर आज हम हिम्मत जुटा के आ पाए हैं यहाँ पे, दैट इज बिकॉज ऑफ सिकंदर रजा। क्योंकि एक बंदा अगर 7 समंदर पार से आ सकता है तो हम रात में 2 बजे जाके वापस सुबह इस टाइम में बिल्कुल आ सकते हैं। एनीवेज, मेरे ख्याल में मुझे ये भी एक्साइटमेंट थी ऑल्सो इन द मॉर्निंग दैट आई हैव टू अगेन डिस्कस PSL बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, ये तो बातें होते रहेंगी, PSL के बारे में और भी बात करनी है बिकॉज वी हैव अ सीरीज कमिंग। कल के मैच कैसे रहा इस सारे पे तज्जिया भी हासिल करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वी नो कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जिन ममालिक ने हुमायत की थी उस पर मुसलसल पाकिस्तान शुक्रिया अदा कर रहा है और ऐसे में मुसलसल दौरों का सिलसिला भी जारी है। और जब ये सिचुएशन हो तो क्यों ना वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ खुद पहुँचे तुर्किया, जहाँ उनको पहुँचना है। और फिर इस दौरे में सबसे अहम बात यह है कि जिस तौर से टर्की ने हमारा साथ दिया, चाहे वो नेवी के मामलात हो, चाहे वो अदरवाइज तमाम तर सूरत हाल हो, उसका शुक्रिया अदा तो बिल्कुल बनता है। और इसी सिलसिले में तुर्क सदर सदारती महल पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कल इस्तकबाल भी किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात हुई और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में हमें शरीक नजर आए। अच्छा, ये 4 ममालिक का दौरा है और इसकी पहला जो दौरे पे पहुंचे हैं ऑब्वियसली वो ब्रदर तुर्की में पहुंचे हैं और इसके बाद दीगर ममालिक का भी दौरा करेंगे जिनमें आज़रबाईजान भी हैं, ताजिकिस्तान भी हैं और उसके बाद ईरान भी हैं। ओके, तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर
नगमाना हाशमी साहिबा। नगमाना साहिबा, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली, ऑब्वियसली ये शुक्रिया अदा करना तो एक बहाना है, दिस हैज़ टू बी द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डिप्लोमेटिक टाइज एज वेल। एक जानिब जहाँ पे लिटरली भारत का जो कंटिजेंट है, मैं उस पर भी बात करूँगा, जो बेचारा जा के प्लीड कर रहा है कि दुनिया आपको क्या हो गया है, हम तो इसको आतंकवादी देश ठहराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी दुनिया ने हमसे मुंह फेर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इज़ प्लेसिंग ऑल इट्स चेस पीसेस इन द राइट बॉक्सेस। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया, और आपको PSL का फाइनल भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत कमिटेड और एक्साइटेड लग रहे हैं उसके बारे में। जहाँ तक वज़ीर आज़म के रीजनल दौरे का सवाल है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया है, जिसमें ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि उनके साथ वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी गए हैं। ये मेरे हिसाब से तो इट्स मोर देन जस्ट शुक्रिया, वो तो जाहिर सी बात है हमने अपने दोस्तों का करना ही था। जिस तरह वज़ीर ख़ारजा साहब खुद चीन गए और वहाँ उन्होंने सबसे पहले चीन का, उनकी भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वहाँ ये बहुत ज़रूरी था कि उन ममालिक में हम जाएं, क्योंकि दोस्त दोस्त होते हैं लेकिन दोस्तों को भी निगलेक्ट नहीं किया जाता। दोस्त जब आपके साथ खड़े होते हैं तो उस दोस्ती को आपने और मज़ीद स्ट्रेंथन करना होता है, और उन्होंने जो आपकी इतने डिफ़िकल्ट मौके पर हिमायत की, वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इस कॉन्फ्लिक्ट ने, और जिस तरह की भरपूर हमने इसमें अपनी परफॉर्मेंस दी, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे है, चाहे मिलिट्री और एयरफोर्स और नेवी की लेवल पे है, उसने ना सिर्फ इस खित्ते में लोगों को रीथिंक पे मजबूर कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को रीथिंक पे मजबूर कर दिया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ममालिक हैं, बिल्कुल हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसमें देखें तुर्की है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, और अज़रबैजान जिसने हमारी भरपूर हिमायत की, वहाँ के लोगों ने इतनी ज़्यादा हमारी हिमायत की। तो इस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये मौका है कि हम बैठ के ना सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लें, बल्कि जो रीजनल इम्पैक्ट हुआ है इसका, और जो इस वक्त हमें रीजनल सपोर्ट है, उसको हम एनहांस करें, और हमारे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और ख़ास तौर पे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, उनको मज़ीद मजबूत किया जाए, और आगे की हिकमत अमली पे भी एक दूसरे को एतमाद में लिया जाए और बातें खुल के डिस्कस की जाए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं तो जो जाहिर सी बात है टेलीफोनों पे या मीडिया में तो नहीं डिस्कस होती। इनके लिए लीडरशिप की मुलाकातें बहुत ज़रूरी होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस विज़िट के बाद जिन ममालिक ने हमें सपोर्ट किया और जिनके साथ हमारी सरहदें भी मिलती हैं और हमारे देरीना दोस्त और हमसाए हैं और एक्सटेंडेड नेबरहुड भी है हमारी, उसमें आप मज़ीद बेहतरी पाएंगे। और यहाँ मैं एक और भी आपके तवस्सुत से गवर्नमेंट को एडवाइस करती चलूँ कि ये इस दौरे के बाद ज़रूर वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ारजा को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो बाकी साउथ एशिया के ममालिक हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और भूटान शामिल हैं, इनकी हमने देखा कि हमें बहुत खामोश बहुत फर्म सपोर्ट रही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान का उनको रीच आउट करना और उनसे मुलाकातें करना और फ्यूचर में अपने ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रेंथन करना न सिर्फ हमारे लिए अच्छा है बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया की पीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ
कि मोदी साहब का तो आपने देख लिया, आपने खुद अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि वो तो बिल्कुल हट धर्मी पे उतरे हुए, यहाँ तक वो अपना झूठ छुपाना चाह रहे हैं कि उन्होंने दासो कंपनी को इन्वेंट्री भी नहीं लेने दी और चेकिंग भी नहीं करने दी, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आपको याद होगा जब बालाकोट का हुआ और इंडिया ने कहा कि जी हमने तो F-16 यूज़ किए थे और हमने F-16 गिरा दिया, तो लॉकहीड मार्टिन वाले आए थे और उन्होंने यहाँ हमारी इन्वेंट्री लेके कहा था कि ये गलत है। तो वो इतना अपना झूठ छुपाने में मसरूफ है कि ये बहुत ज़रूरी था कि हम खत्ते के मालिक को मज़ीद एक फर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करें और उनके साथ एक फ्यूचर प्लान डिस्कस करें। नगमाना साहिबा, ऐसा लगता है जैसे भारत को तुर्की का जो साथ है पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। कभी वो बात करते हैं कि जी हम वहाँ पर उनसे टूरिज्म ख़त्म कर देंगे, फिर आपने देखा होगा कि उनकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम तुर्किया की जो भारत में काम कर रही थी उसको इमीडिएटली काम करने के लिए रोक दिया गया। उनकी जानिब से केस भी दाग दिया गया इंडियन हुकूमत के ऊपर कि आप हमारे साथ ये किस तरह से कर सकते हैं और फ्यूचर में हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ हड़बौंग के अंदर कुछ इंडिया ने फैसले लिए। डू यू थिंक उससे तुर्किया और इंडिया के जो थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं, अगर हैं तो वो मज़ीद वर्स होंगे? ऑल्सो ईरान का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मज़ीद बेहतर हुआ है, उसको पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली और पाकिस्तान के एफर्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने दो बहुत अहम सवाल एक सवाल में किए हैं, तो मैं एक के बाद दूसरे का आपको जवाब देती हूँ। जहाँ तक तुर्की का सवाल है, तो ये सारी दुनिया को मालूम है कि चीन और तुर्की से हमारे जिस किस्म के ताल्लुकात हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं और हमेशा उनकी ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड रही है। ऑल्दो के टर्की जो है वेस्ट के भी बहुत करीब रहा है, लेकिन और इंडिया के भी बहुत करीब रहा है, लेकिन जिस तरीके से तुर्की का रिवाइवल हुआ है, जिस तरीके से तुर्की ने अर्दोगान साहब की क़यादत में मुस्लिम कॉजेस को प्रोमोट किया है और जिस कदर की अहमियत बढ़ गई है टर्की की एज एन इमर्जिंग मुस्लिम कंट्री, जो कि ऑफ कोर्स वो अपने आप को तो मुस्लिम कंट्री नहीं कहते बट इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, और उनका बहुत मकाम है मुस्लिम उम्मा में। और तो उस और जिस किस्म का जुल्म और तशद्दुद मुसलमानों के ऊपर इंडिया में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डिफेंसिव पे तो इंडिया पहले ही था। दूसरी बात यह है कि वो ये समझ रहा था क्योंकि तुर्की भी काफ़ी अरसे से वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ कैंप में है, तो वो ऑटोमेटिकली शायद इंडिया की सपोर्ट करेगा। उसे शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल किस किस्म के ताल्लुकात हैं, और ये बहुत जैसे चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खुल के सामने आ गए हैं, और अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट ज़रा भी था तो वो क्लियर हो गया है। इसी तरह जो हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं वो अब बिल्कुल क्लियर इंडिया के सामने हो गए हैं, और वो अपने आप को बड़ा एनसर्कल्ड इस वक्त फील कर रहा है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, तो देखिए मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में पहले अर्ज की थी कि सबसे पहले जब ये इनको झटका लगा है और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को, तो वो सबसे पहले कहाँ गए थे? वो ईरान गए थे कहने के जी आप मीडिएशन करवा दें हमारी। और ईरान, उनको पता है कि ईरान के साथ हमारे किस कदर के अच्छे ताल्लुकात हैं और किस कदर आगे मज़ीद अच्छे होते जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ईरान को कहा था, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हमारे पास भी आए, इनके पास भी आए, लेकिन ये इंडिया की हठधर्मी थी कि उन्होंने फिर किसी किस्म का भी उनका जो सॉर्ट ऑफ मीडिएशन थी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो अब वो देख रहे हैं कि भाई ये इनका चीन के साथ भी इतना अच्छा ताल्लुकात है, टर्की के साथ भी हैं, और ईरान के साथ तो वो चाह रहे थे कि पूरा रीजन हम पाकिस्तान को बाईपास करके और चाबहार के थ्रू और ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया और आगे कनेक्टिविटी कर लेंगे, तो वो भी अब उनको बिल्कुल अपने हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। जितनी उनकी इसलिए इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिकली हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये विजिट किया है, और आप देखेंगे कि इसके बहुत दूर असर
नताइज निकलेंगे और इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए ये नताइज निकलेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मिस नगमाना, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इन पाकिस्तान जो है इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बिकॉज वी हैव वन द वॉर ऑन दी वॉर फ्रंट्स, अब डिप्लोमेटिक वॉर पे भी जिस तरह एक के बाद एक पाकिस्तान महाज फतह करता जा रहा है, पड़ोस की तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट थी वो उनको ज़ाया होती नज़र आ रही है, चाहे वो ईरान में थी या फिर वो अफगानिस्तान में थी, तो वो तो सब ज़ाया नज़र होता है। एंड ऑल्सो कल एक और जो आग भड़की है वो द वे पाकिस्तान सुपर लीग हैज़ एंडेड, आई थिंक वो भी, और जिस तरह से तमाम तर इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान PSL को सपोर्ट किया, वो भी यहाँ पर रहे, खेले भी, और उसी स्टेडियम से दोबारा से आगाज़ हुआ इस लीग का जहाँ पर उसे ब्रेक लगा था, जो कि ज़रूरी था। एंड द कम बैक वॉज सो पावरफुल, आई मीन तमाम ग्राउंड्स भरे नजर आए, कल जितना बड़ा क्राउड था जो एंड तक रहे जब तक कि सेरेमनी नहीं हो गई, दे स्टेड, दैट वाज सच अ वॉच। और कल जो था वो फाइनल था और इसमें पाक बहरिया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। स्टेडियम में मौजूद थे पाक बहरिया के सरबराह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, उन्होंने खुसूसी शिरकत की। इसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी थे और नजम सेठी भी मौजूद थे, और इस मौके पे पाक बहरिया ने खुसूसी वीडियो भी जारी की है और सरबराह पाक बहरिया ने पैगाम दिया है कि आइंदा भी पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ फीसद पिलाई दीवार साबित होगी। What am I saying? I'm sure वो जहाँ लगना है वहाँ ठा करके लग गया होगा। well, कल के फाइनल के बारे में मजीद बात करते हैं और बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, एंड आई एम श्योर यू हैड अ वेरी गुड नाइट टू। जी शुक्रिया, वालेकुम सलाम। बिल्कुल, कल की शाम एक ज़बरदस्त पाकिस्तान में शाम थी और मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान उस वक्त हो सकता है कि क्रिकेट ही सिर्फ देख रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ कल नज़र आई हमें, जिसको हम बहुत दिनों से तनकीद भी कर रहे थे, सारे जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, प्रोग्राम्स कर रहे थे कि तमाशाई नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल लाहौर ने साबित कर दिया कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पूरा मुकम्मल पैक जो स्टेडियम था उसने ज़बरदस्त क्रिकेट एंजॉय किया और कल एक बड़ा अच्छा मैच हुआ है। काफ़ी अरसे के बाद PSL का फाइनल तो मैं समझता हूँ शायद पहली बार इतना ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन जो इस सीज़न में जितने मैचेस हुए थे उनमें ये सबसे ज़बरदस्त मैच था और इट शुड भी होना भी चाहिए था क्योंकि ये फाइनल था और दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा गेम पेश किया, दोनों ने बड़ी मेहनत की, अपनी कोशिशें की। जाहिर है एक टीम जीतती है, दोनों टीमें कभी नहीं जीत सकती हैं और आखिर में जो है लाहौर कलंदर्स जीत गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लाहौर नहीं जीत पाई क्योंकि पहले 10 ओवर में जब वो चेस करने गए तो 201 को चेस करना इस पिच पे, और कोयटा की बॉलिंग जो है पूरे सीजन में सबसे अच्छी रही थी, उसके खिलाफ चेस करना आसान नहीं था। लेकिन नईम ने शुरू में बड़ी अच्छी बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने साथ दिया, फिर बाद में जो कुशाल परेरा ने काम किया और फिर सिकंदर रजा ने, इट वाज रियली वी कैन नॉट इमेजिन कितना जबरदस्त खेला है सिकंदर रजा। इसमें इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म और इसमें ये नहीं कि पाकिस्तानियों में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सिकंदर रजा भी तो पाकिस्तानी बॉर्न है ना, वो जाके सिस्टम में खेलते हैं, वो प्रोफेशनल बनते हैं। दूसरी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, फाइनल से पहले हमारे ही जो अब टीम के एक नायब कप्तान है शादाब खान, उन्होंने ये मैसेज दिया कौम को कि क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए हम हार गए। एक तरफ आप यहाँ पे गर्मी का शिकवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बंदा बर्मिंघम नॉटिंघम में खेल के सर्दी में फ्लाइटें 2-2 पकड़ के, एक टैक्सी पकड़ के, और वो 10 मिनट पहले ग्राउंड में आ रहा है और उसके बाद वो विनिंग स्ट्रोक भी खेल रहा है। सो दिस स्पीक्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म एंड द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। और सिकंदर रजा ने जो कल किया है वो तो सारी दुनिया ने देखा। देखिए दुनिया में हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है, जितने भी क्रिकेट जानने वाले हैं उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें, उसने पूरा टूर्नामेंट बड़ा प्रोफेशनल खेला है सिकंदर ने, उसने बड़ी मेहनत की। भाई वो तो एक पाकिस्तानी है बाय बॉर्न, लेकिन वो बाय बर्थ, लेकिन वो है तो खेलता तो जिम्बाब्वे की तरफ से, लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तानी सरजमीन पे आकर इस लाहौर कलंदर्स की तरफ से इस पाकिस्तानी PSL में खेलता है और अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, ये हमारे क्रिकेटर्स को भी सीखना चाहिए जो पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलते हैं। आप एक्सक्यूज ना करें, आप अपनी पूरी जितनी भी परफॉर्मेंस 100% है वो दें। तो कल के मैच में मैं समझता हूँ असल हीरो जो था वो सिकंदर रजा था, क्योंकि आखिरी ओवर में 13 रन्स आसान नहीं थे, लेकिन उसने करके दिखाए। ये बात होती है कि कल हैदर साहब सऊद शकील वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी कैप्टेंसी का भी जरा कंपैरिजन निकल कर आया है, आपने क्या परसीव किया है? देखिए शाहीन शाह अफरीदी कल बड़े एग्रेसिव और बड़े बिल्कुल कंपोस्ट नजर आए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। सऊद शकील हमें जो है ना कहीं हमें नजर नहीं आया, फील्ड में नजर आना चाहिए था जब उनके बॉलर्स को मार पड़ रही थी। हमेशा कप्तान जो होता है वो आता है बॉलर से बात करता है
और सबसे बड़ी चीज जो मुझे नजर आई कि उससे ज्यादा रिली रुसो बॉलर से जाके बात कर रहे थे, हालांकि कैप्टन नहीं थे, लेकिन सऊद शकील जो है वो थोड़े से, क्योंकि एक तो वो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए, 4 रन करके आउट हो गए। अब फिर उन्होंने बाद में ये बात भी कही कि मेरी वजह से दूसरे खिलाड़ियों को नीचे खेलना पड़ा, हसन रजा को नीचे खेलना पड़ा, ख्वाजा नाफी उनके बड़ा अच्छा खेलते हैं ओपनर, वो नहीं खेल सके टीम में। तो 2-3 चीजें उनके जहन में थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रेशर में आए। Do you feel, I don't know if it is the right moment or not, but since I have you और ये अभी फाइनल खत्म हुआ है, do you think कि कुछ साउद शकील and between the management रहा एंड में kind of a rift या uncomfortable thing something? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट तो उन पे ट्रस्ट कर रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर है उनकी फर्स्ट चॉइस ही और कोई खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं थे जिसको कप्तान बना सके। लेकिन असल बात ये होती है कि जिस वक्त आपका मैच हो रहा है उस वक्त आप क्या करते हैं। क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट गेम है। क्रिकेट में ऑन द डे आप क्या कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अहम चीज है। आप चाहे पहले 9 मैच जीत कर आ रहे हैं, लेकिन 10वां मैच जब हार जाते हैं तो आपके 9 मैच दुनिया भूल जाती है। सऊद शकील का सबसे ये जो प्रॉब्लम रहा वो यही रहा कि वो सारे मैचेस अच्छा खेलते हुए आए, लेकिन जहां उन्हें क्लिक करना था, जहां उन्हें कैप्टनशिप दिखानी थी, वहां वो नहीं दिखा पाए, और शाहीन शाह ने वहां दिखा दी। हाँ, आप कंप्लीट करें फिर मैं पूछता हूँ। जी, शाहीन शाह ने वहां उस मैच में कप्तानी दिखाई जहां उनकी जरूरत थी। पहले मैचों में वो पीछे रहे, लेकिन कल हमें शाहीन जो है बिल्कुल डिफरेंट नजर आए। वो बार बार जा रहे थे अपने बॉलर्स के पास, जाके बात कर रहे थे। फिर जो उन्होंने कैच पकड़ा है, जो उन्होंने फील्डिंग की है, वो फील्डिंग की सेटिंग की है, ये अमेजिंग था। और उनके कोई, मैं आपको बता दूं, लाहौर कलंदर्स के कोचिंग स्टाफ में कोई बड़ा नाम नहीं था। exactly. और कोयटा के साथ बड़े बड़े सर विवियन रिचर्ड बैठे हैं, मोइन खान बैठे हैं, खुद ओनर बैठे हैं। तो ये बड़े 2-3 चीजें बड़ी डिफरेंट थी दोनों टीमों में। ओके, आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि कल जो कोयटा के हुआ है वो एक वीडियो में समो दिया गया है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं, हम क्या इसको एक्सप्लेन करें, प्लीज़ दिखाएं ज़रा वीडियो। वो ये था कि अबरार जो है कोयटा के, वो आए बैटिंग के लिए, और बैटिंग के लिए जब वो आए, प्लीज़ वीडियो दिखाएं। हाँ, देरी वो उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, वो आउट हुए। आउट होने के बाद ये देखें आप ये कौन है साथी? I've been heard कि ये कल, मुझे लग रहा है कि ये फ़खर के बेटे हैं, फ़खर जमान के बेटे हैं, और ये कल ग्राउंड में सेलिब्रेट करते हुए बड़े अच्छे नज़र आए, बड़े प्यारे लगे, बड़े क्यूट लगे। एंड ये जो है ना, ये इन्होंने सम अप कर दिया है कि भैया हो गया तुम्हारा। और यहाँ से क्या क्या लाहौर का कमबैक मेरे ख्याल में था, बहुत ऊपर चला जाता स्कोर, जो 8 रन यार, मतलब कि भाई सदके कमाल। अच्छा, ये जो हुआ है ना, ये कोयटा के तमाम तर बॉलर्स के साथ कर दिया है इन्होंने। सर ये बताइए कि सिचुएशन ये थी कि हैदर भाई, एक तरफ कोयटा ने 200 बना लिए कंफर्टेबल, उसके बाद आपने उनके आउट भी कर दिए, लेकिन उसके बाद फिर आता है सेकंड लास्ट ओवर, और मोहम्मद आमिर का ओवर आता है, और मोहम्मद आमिर से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने एक सेट बैट्समैन को पहले इतना पीछे गिरा हुआ बॉल दिया, वो मिला के दिया उन्होंने पीछे थर्ड मैन पे। उसके बाद फिर इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने चौके भी दिए उस ओवर में। तो मेरे ख्याल से कोयटा सेकंड लास्ट ओवर में ही ये मैच हार गया था। बिल्कुल सही बात है आपकी। कोयटा जो है सेकंड लास्ट ओवर में जो बॉलिंग की आमिर ने, वो वहां पे उनको, देखिए आमिर जितने बड़े बॉलर रहे हैं उस हिसाब से उनको अपना एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए। उनको पता था इस वक्त लाहौर के जो बैट्समैन हैं वो रीच पे खेल रहे हैं, वो टाइमिंग पे नहीं खेलेंगे। आपने उनको वो बॉल दी जो उनके फुल रीच में आई। ये बॉलर्स को बड़ा सोच के बॉलिंग करनी पड़ती है डेप्थ ओवर्स में, और इसलिए आमिर जो है वहां पे, क्योंकि आमिर ने ज्यादा कोशिश की कि मैं यॉर्कर करने की कोशिश करूँ। आप क्योंकि बैट्समैन रीच में जाके बैट स्विंग करता है, तो वहां पे यॉर्कर जो है वो सीधा फिर बाउंड्री के बाहर चला जाता है, तो वहां पे आपको वेरिएशन लानी होती है, और वो चीज आमिर, और आप देखें आमिर की बॉलिंग में आमिर वेरिएशन बहुत कम लाते हैं। वो ज्यादातर स्विंग पे या अपने सीम पे डिपेंड करते हैं, और उसके साथ यॉर्क पे करते हैं। ये चीज जो थी ये कल नजर नहीं आई आमिर की तरफ से, और यही कोयटा को हर्ट करेगी हमेशा कि इतना बड़ा बॉलर जो है वो सेकंड लास्ट ओवर में क्यों आखिर अपने जितना अप टू द मार्क बॉलिंग करनी चाहिए वो नहीं कर पाया। रन्स बहुत ज्यादा थे, हम बाहर बैठे थे, यहाँ बैठे थे, हम सोच रहे थे कि लाहौर नहीं जीत पाएगा, लेकिन मैदान में शायद कोयटा वाले सोच चुके थे कि लाहौर जीत गया। बिल्कुल, और वो जो आखिर के 3 ओवर थे, स्पेशली सेकंड लास्ट ओवर, उसने गेम ही पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर दिया। और अगैन
आमिर के लिए तो ये कहा जाता है कि वो कितने क्लेवर हैं और कितने स्मार्ट हैं, और फिर कल जब ये हो गया, क्या ये किसी से भी हो सकता था? इट वाज जस्ट सम बैड टाइम, नॉट गुड फॉर हिम। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि दूसरी तरफ एक और चीज़ भी है, वो ये कि लाहौर ने अपनी तीसरी ट्रॉफी उठा ली, उसके लिए उनको बड़ी मुबारकबाद। एंड आई थिंक शाहीन शाह को इसका क्रेडिट यूँ भी जाता है कि उसका ये तीसरा फाइनल था इस तौर से, जिस तरह से उसने अपनी टीम को जितवाया है, तो मेरे ख्याल में वो इसलिए ज़रा ज़्यादा हमें कंट्रोल्ड नजर आया। थैंक यू सो वेरी मच सैयद हैदर साहब फॉर बीइंग हियर और अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपने एंजॉय किया, हमने किया कल और आज की डिस्कशन। और नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग अब ये हुई है क्रिकेट के ही एतबार से कि अब बांग्लादेश की जो टीम है वो भी पाकिस्तान सीरीज़ खेलने के लिए पहुंच चुकी है। बहुत सी चहमगोइयाँ थी, ख़ासतौर पे पड़ोस की मीडिया से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि नहीं आ रहे और ये और वो फला ढिमका, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है वो भी अब पाकिस्तान पहुंच रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले फैसलाबाद है, फैसलाबाद इज़ वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी, लेकिन अब वो नहीं होगा वहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि ईद भी आ रही है और बाकी सारे मामला भी हो रहे हैं। सो लेकिन 3 T20s होंगे, लाहौर में होंगे T20, तो लाहौरियों भाई आप यू नो अच्छा, एक तो कि कल के मैच के लिए लाहौर के क्राउड का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए, इन फुल नंबर्स आए। बाय द वे जब शुरू हो रहा था तो देयर वर एम्प्टी सीट्स, लेकिन जब ये मैच अपने फुल स्विंग में और इन्हीं लाहौरियों ने क्वेटा को भी सपोर्ट किया, ये बड़ा दिल देखने में मुझे बड़ा मजा आया कि भाई हमें क्वेटा के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स वहां पर नजर आए। ऑल्दो मैच हो रहा था लाहौर में, एंड आई एम श्योर ये लाहौरी थी जो क्वेटा को सपोर्ट। अब अगला पड़ाव जो है वो बांग्लादेश का, बांग्लादेश की टीम के साथ यहाँ पर 3 T20s और उसमें नई टीम और उस नई टीम का इम्तिहान है कि जिसके कप्तान और नायब कप्तान जो हैं वो उन पे काफ़ी तनकीद हो चुकी है। कप्तान पे इतनी नहीं, लेकिन नायब कप्तान पे तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो चुकी है। और मेरे ख्याल में अब इम्तिहान लाहौरियों का भी है कि आपने इन 3 मैचेस में भाई अपनी शिरकत ज़रूर दिखानी है, ताकि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, उन्हें आदत हो ज़रा हुआ की। और कल जैसे हमने एंजॉय किया है, हमारे मैच को बिल्डअप अच्छा बना हुआ है, बिल्डअप अच्छा बना हुआ है, आना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। वेलकम बैक। जब हमारी कॉफी आ जाती है तो जरा डिलाइट हमारे चेहरों के ऊपर डिफरेंट ही होता है। और डिलाइट तो आजकल मेरे ख्याल में बच्चों का हो रहा है। डू यू थिंक ऐसा इसलिए बिकॉज आई एम सीइंग बच्चे इतने एक्साइटेड हैं जाने के लिए मंडी और कुछ जानवर ले आने के लिए। कुछ कहते हैं भाई जानवर ले भी आए तो उसके बाद जरा विंडो शॉपिंग के लिए भी दोबारा। लेकिन मैं एक तवज्जो आपकी दिलाना चाहूँगा एक तरफ, और वो ये कि ये जो मंडी में जानवरों से ज़्यादा टिकटॉकर घूम रहे हैं ना, देखिए ये सुन्नत इब्राहिमी है। ये मैं दोनों हाथ जोड़ के, एक तो नमूदो नुमाइश हमने वैसे ही कर दी है, खुदा ना खास्ता ये टिकटॉकर हजरात कुछ करवा के छोड़ेंगे, अल्लाह ना करे खाकम बदन। हम आपको वो वीडियोस दिखाते हैं जो अब तक के नताइज मौसूल हुए हैं अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं बकरीद से। ज़रा दिखाइएगा कि ये जो लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे हरकतें। अब ये एक भाई साहब हैं, ये देखें, इसको बैल ने रौंद दिया और इतना तगड़ा जानवर वो एग्जैक्टली। और ये इनको पता नहीं लगी है या ये एक्टिंग कर रही है भाई, क्या कितने शार्प उसके सींग हैं या लेकिन आप वो देख रहे हैं और ये इनका अभी ये अच्छा, ये मोहल्ले के वो राशिद चाचा होते हैं ना, मोहल्ले के, जो कहता है अरे मेरा भाई जवानी में तो मैं 2 हाथ से गिरा देता था बैल। ये देखे राशिद चाचा को फिर ऊंट ने बताया कि जवानी आपकी गई, राशिद चाचा जवानी गई। ये देखें आप ये, और उसके बाद ये खौफनाक है, बहुत खौफनाक है। उसके बाद राशिद चाचा की जवानी जब अपने हाथ की लकीरों में ढूंढते हुए जा रही है, याद आ रही है। ईद तो बहुत अच्छी हो गई। और उसके बाद अगर आप जानवर का एहतमाम आपने कर दिया है तो यार प्लीज ये लाइटें लूटे लगा के, मुझे अच्छी तरह याद है जिंदगी अजीरन ना बनाए, ये इसको हल्का करंट लगा है, फिर बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल किया। बहुत से लोग कह रहे नहीं लगा है, लेकिन मंडी में ऐसे मुतवातिर वाकयात हुए हैं कि जहाँ पे आपने इतनी भाई फानूस लगे में आवाज़ आता है। ये वो एक टिकटॉकर है भाई साहब जो केले वेले बेचते हैं मुफ्त में, और उनको जो है वो रोल दिया। मेरे ख्याल से बैल ये देख रहा था कि हमारे लिए लाए तुम। जितना बड़ा जानवर वो था फैसल, अगर उनके सीने के ऊपर उसकी टांग आ जाती, खुदा ना करे, तो वो कुड हैव बीन लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। लेकिन बात ये है कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा ये नुमाइश की नुमाइश है क्या है, अपनी व्यूअरशिप है, ये बेवकूफी है, क्या ट्रेंड सेट हो रहा है, ये बेसिकली बेवकूफी है। अच्छा, सबसे ज्यादा अजियत इस वक्त जानवर को मिल रही है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। पूरी रात फानूस जला के रखते हैं, पूरी रात रोशनियां करके रखते हैं। हो सकता है हमारी ये बात बहुत से लोगों पे गिरा गुजर रही है, क्योंकि ये हमारे सकाफत का हिस्सा बन चुका है।
याद रखिएगा, मज़हब ये हमें ये सब करने का नहीं कहता, लेकिन क्योंकि हमारा कल्चर है कि हम जानवर लाते हैं, बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके थ्रू बच्चों को कुर्बानी का जज्बा सिखाइए ना, नमूदो नुमाइश तो नहीं सिखाइए। तो आप तेज़ लाइटें कर रहे हैं, तो ये जानवर हैं, इनको रात में जो है वो आराम चाहिए होता है, इनको तेज़ रोशनी नहीं चाहिए होती है। तो इंसानों से कि अगर जानवरों के करीब जाएं तो इंसान बन के दिखाएं, वरना फिर जानवर आपको जानवर बन के दिखाएगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, चले ये डिस्कशन तो रहेगी क्योंकि अब ईद की आमद है और रोजाना ऐसे नताइज आते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि अगर इदारे मजबूत हों तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं, और इरादे आपके जितने मजबूत होंगे उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। और इसीलिए आई वॉन्ट टू रियली डिस्कस द यंगेस्ट कमर्शियल पायलट ऑफ पाकिस्तान। आई एम टॉक अबाउट हानिया। एब्सोल्युटली, हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट पायलट से, और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए एमिरेट्स की तरफ से ट्रेनिंग और डिग्री मुकम्मल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो उम्मे हानी हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और भाई बहुत बहुत मुबारक, इट्स अ प्राउड 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 मोमेंट। तो कैसा फील कर रही हैं? व्हाट वाज द पाथ दैट यू टुक टुवर्ड्स दिस? Walaikum assalam. Thank you so much for having me on the show. It's a very big honor for me. मैंने पार्ट बेसिकली ये लिया था कि आई फिनिश माई A levels फ्रॉम कराची एंड देन मैंने एमिरेट्स के अपने कुछ इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी अकेडमी के, मैंने वो किए। इट्स अ वीक लॉन्ग ऑफ एग्जामिनेशन। उनको ख़त्म करने के बाद आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन आई जॉइन देयर अकेडमी इन 2021। राइट। अच्छा उमैन, मुझे बताइएगा कि आपकी मोटिवेशन क्या थी? डिड यू ऑलवेज न्यू कि यू वांटेड टू बी अ पायलट, और इट केम थ्रू द वे व्हाइल यू वर स्टडीइंग दैट यू वांट टू बी अ कमर्शियल पायलट? सो ये बेसिकली मेरी बचपन से मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी और उनका ख्वाब था कि मैं पायलट बनूं और मैं कुछ डिफरेंट करूं। एंड जब छोटे थे तो हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे, एंड वाइल ट्रैवलिंग मेरे अंदर भी जो है एविएशन का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, बिकॉज मेरी फैमिली में या सराउंडिंग में कभी कोई पायलट नहीं था या कोई एविएशन फील्ड से बिलोंग नहीं करता था। तो आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस एंड इंट्रीग्ड कि कैसी होती है ज़िंदगी, कैसा होता है, एंड दिस वाज समथिंग जिसकी तरफ मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड आई थिंक जब से मुझे याद है बस मुझे पायलट बनने का शौक़ था। एंड मेरी मदर, मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव थी इस पूरे क्या कहते हैं जर्नी में, एंड उनका भी ये विजन था एंड उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ। हाँ, नहीं ये बताइए कि कितना मुश्किल या कितना आसान होता है? हम तो लेमैन, पता नहीं कितनी टर्मिनोलॉजीज़ याद करनी होती होंगी, जहाज़ के वेयर अबाउट्स, उनके पार्ट्स एंड किस तरीके से उसको नेविगेट कराना है। प्लीज़ बेयर विथ मी मेरी नॉन टेक्निकल ज़बान के लिए, लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं बस। तो कितना आसान या कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को करना? आई वुड जस्ट, ये एक अलग ही पूरी दुनिया है, एंड आप शुरू में ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल लगता है। इट इज़ टू टेक इन, आई थिंक एनी अदर फील्ड शुरू में बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक विद टाइम एज यू प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आसान होता जाता है, बट आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट, बिकॉज फॉर मी आई कम फ्रॉम अ कम्प्लीटली नॉन एविएशन बैकग्राउंड। मेरी फैमिली में मेरे दूर दूर तक आज तक कभी कोई पायलट नहीं था और एविएशन नहीं था, और जिसको बोलते भी थे तो वो काफ़ी मजाक के तौर पे लेता था कि पायलट कौन बनता है, और कुछ आसान करो, और कुछ ख्वाब भी अच्छे रहते हैं। तो ऑफ कोर्स जब मैंने एमिरेट्स ज्वाइन किया, आई वाज द ओनली पाकिस्तानी देयर, एंड लाइक इतना ज़्यादा नहीं था, बट ऑफ कोर्स वंस आई वेंट इनटू इट आई स्टार्टेड रीडिंग मोर। पढ़ाई बहुत एक्सटेंसिव होती है, इसके अपने 14 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने लाइसेंस के लिए देने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल। तो मेरा पूरा 1 साल की जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, एंड मेरी ओवरऑल परसेंटेज वाज 96% इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स जो UAE के होते हैं, एंड मेरी एमिरेट्स में भी जो है 98% एवरेज थी। तो इसके बाद तो ऑफ कोर्स शुरू में बहुत मुश्किल होता है, बट ऑफ कोर्स जैसे आप एक फील्ड में जाते हो, अपने आप को सराउंड करते हो, तो ऑटोमेटिकली और अल्लाह ताला फिर आसानी आपके लिए खुद ही करते हैं, अगर हमको पता है कि आप कितने पैशनेट और मेहनत अपना अजर देती ही है। उमैनी, मुझे ये बताइएगा कि जब हम अक्सर एयर फोर्स के पायलट्स की बात करते हैं, एंड तो हमें ये पता है कि क्राइटेरिया सेट है, एंड देन वो सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली कमर्शियल पायलटिंग, कमर्शियल एविएशन, आपकी ज़िम्मेदारी टू कैरी अ बिग अमाउंट ऑफ पीपल और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिलीव
सो एक्सप्लेन मी थोड़ा सा कि क्या क्राइटेरिया होता है, और फिर with the span of time I am curious a little कि how expensive it is getting to become a commercial pilot. So of course, Air Force is another level of training, and वो भी बहुत extensive है, and the same comes with commercial. So commercially also you need to be very fit, like medically fit. So we are always under current class 1 medical, जो हमारा full physical medical होता है, उसमें हमारी eye test होती है, हमारे ECGs होते हैं, हमारे different types of drug test होते हैं, blood test होते हैं, just to make sure that we're always fit. Yes, I was gonna come to mental health, and mental health plays a very important role in aviation, because whenever I was training and because of the way the extensive training we go through, we are always told that you're not flying alone. You don't carry your responsibility, but the families that you're carrying, and it's not just one soul that you lose an entire family, because एक person खोना ऐसे पूरी एक family, एक पूरी generation आगे Huge की. responsibility. So it is very draining, it is very exhausting. I remember when जब मेरा medical time आता है, I start taking more precautions, and the medicals is very extensive. You always have to be a certain way, you have to make sure you have a certain weight on, and like आप ज़्यादा gain नहीं कर सकते, आप ज़्यादा lose नहीं. In the air there will be a Pakistani, and that's our pride. बहुत शुक्रिया मैनी, thank you time. तो चलिए अब एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक में मैं और सादिया इस चीज़ को रो रहे होंगे कि हमारे पास कौन कौन सी एविएशन की ऑप्शंस आई थी और हमने कैसे उनको ज़ाया किया. एक ब्रेक लीजिए. एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर. उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए हैं. आप देख रहे हैं दुनिया बोले, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया. सादिया, आपको पता है कि जितने हमने रफ़ाइल मार गिराए हैं, बड़ी मार्केट भी डाउन हुई. अब रफ़ाइल वाले जो आए इंडिया तहकीकात के लिए, इंडिया वालों ने कहा नहीं, भाग जाओ. हम नहीं कराएंगे तहकीकात. दिस इज एब्सोल्यूट डिस्गस्टिंग. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जब बालाकोट वाला वाकया होगा, हमारी नगमाना मैम से भी बात हुई थी, शी मेंशन्ड कि भाई वो अपनी इन्वेंटरीज लेकर आ गए थे, लॉकहीड वाले आए थे देखने के लिए. या सो इससे पहले कि छुपाने को कुछ नहीं तो आप सच दिखा देते. इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं दिखाना चाहूँगा कि इतनी बौखलाहट का शिकार है भारत, और इन दिनों वहाँ पे भारत में हो ये रहा है कि वो मीडिया जो है बिल्कुल ही पगलाया सा घूम रहा है. और साबिक जो रॉ चीफ हैं, उनके स्पाई मास्टर हैं AS दुलत, उनकी एक वीडियो जो है ना वो वायरल हो रही है. एक साफ़ी थे, वो गए थे उनसे सवाल करने, और उन्होंने जो सवाल किया, फिर उन्होंने उनका हशर किया गया. ज़रा देखिए, फिर इस पर मज़ीद बात करें. लग ऐसा रहा है कि थोड़ी और देर अगर ये वीडियो चलती या दिखाई जाती तो वो भी रफ़ाइल की तरह गिर जाते हैं. और पता नहीं वो बीप में कितनी लंबी बीप में क्या क्या कह रहे थे ये. ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हजीमत का शिकार, आपकी जो शिकस्त का शिकार, जब आप उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये होता है. तो चलिए हम इस तमाम तर सूरत हाल और जो रफ़ाइल वाला मामला है उस पर बात कर लेते हैं. दिफाई तज़ेकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं. ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. तो सर, ये तो होना था, आपके तैयारे गिरे हैं, वहाँ के अखबारों ने छाप दिया है, लीमॉन्ड ने, और अब जब तहकीकात करने के लिए आ रहे हैं तो भारत सरकार कह रही है कि मुझको राणा जी माफ़ करना है. ऐसा तो नहीं होगा. जी थैंक यू वेरी मच. आई थिंक ये तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो पिछले दिनों हुई, और भारतीय मीडिया ने खुद ही आई थिंक इनका पोल खोला है. एक तो AS दुलत जो है बड़े आई थिंक सीजन रॉ के चीफ रहे हैं और ठंडे दिमाग के आदमी हैं. नॉर्मली टेम्पर लूज नहीं करते, लेकिन आई थिंक गोदी मीडिया ने इतना पुश कर दिया है, अभी इनके मुंह में अल्फाज डालना चाहते थे, और ही लॉस इस टेम्पर के अगर मैं से झूठ ही बुलवाना है तो फिर यहाँ से जो भी आई थिंक अगर आप पूरी वीडियो देखें क्वाइट कॉमेडी. लेकिन मेरे ख्याल जो गोदी मीडिया का अशर हो रहा है, दे डिजर्व इट. जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को फतह किया था 7-8 की रात को, जिस तरीके से कराची, लाहौर और लाहौर पोर्ट को फतह कर लिया था. अच्छा, एक तो ये. दूसरा, संदूर पे बड़ा इंटरेस्टिंग अभी कमेंट आ रहा है. देखिए संदूर जो है, आई रिस्पेक्ट जो भी देखें किसी फेथ में रिलीजियस जो भी सिग्निफिकेंस है, लेकिन उसमें बेसिकली आप प्रोटेक्शन जो होती है अपनी जो बेटर हाफ है, वाइफ की प्रोटेक्शन की बात होती है.
अभी एक इंटरेस्टिंग चीज जो डिस्कस हो रही है कि मोदी साहब, आपको पता होगा कि इनकी मिसेज हैं यशोदा बहन, गुजरात में शी रिटायर्ड टीचर, और ये 1968 में मैरिज हुई थी, तो ना खुदा ना उनको डिवोर्स किया गया, तो उनको शी वाज लेफ्ट अलोन। फिर कांग्रेस ने मजबूर किया, तो मोदी ने फिर आई थिंक 2014 के इलेक्शन से पहले देन ही एक्नॉलेज कि मैं मैरिड हूँ। ये तरह झूठा आदमी। तो लोग कह रहे हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के संदूर का लट से हिफाजत नहीं कर सका, हाउ कैन ही से कि जी ये संदूर मेरी रगों में। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आरएसएस की एक लीडरशिप है, फिर उसके मिलियंस ऑफ भक्त हैं जो अंधाधुंध फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक भारत का ये हशर हुआ है कि आज कुछ सुनने वाला नहीं है। तो शशि थरूर अमेरिका गया हुआ है, वहां जाके ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंटेलेक्चुअल, मतलब लुक एट देयर एरोगेंस कि आप एक डेलीगेशन अमेरिका भेज रहे हैं अपना केस प्लीड करने के लिए, वहां आप लेक्चर दे रहे हैं कि ट्रंप में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। जस्ट लुक एट, तो इसका मतलब है दे हैव गॉन बॉन्कर्ड। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये पाक का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। मिठाई की दुकान थी आई थिंक राजस्थान में, तो अभी मेरा उससे सवाल है कि पकोड़े को भी क्या कहेंगे? पकोड़े में भी पाक से शुरू होता है, पकोड़ा तो बड़ा पॉपुलर है भारत में, तो हाउ डू यू नो चेंज द नेम्स? तो ये आई थिंक दिस इज देयर, ये इनकी हालत है। दिस शोज देयर फॉरेन पॉलिसी। आज अगर जयशंकर इतना काबिल होता तो वो लीड करता ना। व्हाई दे हैड टू पुट अप कांग्रेस। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी एक मैसेज है जो भी अरब ममालिक के लिए भेजा गया है एज अ मुस्लिम फेथ, कि कल जो है 4 मुस्लिम जो थे, जो लाइसेंस थे कि वो बफलो मीट वगैरह ट्रांसपोर्ट करे, उनको लिंच किया गया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। तो अब इस सब बताएं जी, फिर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी कौन है, पाकिस्तान है या आरएसएस है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सालों साल दहाइयों की ट्रेनिंग इन पॉलिटिशियंस की भी अपनी हुई थी ना, पाकिस्तान को बुरा भला कहने की, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहने की, जब वो पूरा इमेज पाकिस्तान के ऊपर से स्ट्रिप ऑफ हो गया है, पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है और इनको जितनी एम्बैरसमेंट हुई है, दे डोंट नो व्हाट एल्स टू से। आपने 10 साल यही कहने की ट्रेनिंग की है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है और हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, वी आर बेटर देन पाकिस्तान, एंड नाउ दैट पाकिस्तान हैज प्रूव इटसेल्फ, तो अब वो क्या है, उनके पास कोई रिबटल ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ये जो हड़बोंग में हैं और एक अफरा तफरी मची हुई है, ये इसी की वजह लगती है। जी बिल्कुल, इसमें देखिए मैस माइंड कंट्रोल नाजी जर्मनी ने भी किया, लेकिन चलो हिटलर को शुरू में सक्सेस हुई थी। ये सिमिलर आइडिया, एंड लेटर ऑन आप देखा कि वर्ल्ड वेंट टू डू वर्ल्ड वॉर और बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई यूरोप में। आई थिंक 6 करोड़ बंदा मारा गया था जस्ट बिकॉज ऑफ नाजीज्म। तो अगर अच्छा, भारत इज नॉट जर्मनी, बिकॉज जर्मनी किसी हद तक आप कहने कोहेसिव था, इतनी ज्यादा भारत का बहुत बड़ा इशू। आई डोंट नो कि किसने आरएसएस को मशवरा दिया कि आप एंटी मुस्लिम हेट के ऊपर सारा करें, और वाकई आपकी बात ठीक है कि 2014 ऑनवर्ड जो है परसिस्टेंट ये कैंपेन रही है एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान, एंड देन पाकिस्तान वाज डीमोनाइज्ड एज अ स्टेट जो बड़ी वीक है, फ्रेजाइल है, और वहाँ शायद सारे टेररिस्ट फिरते हैं। और जब भारतीय आते हैं इन्फ्लुएंसर भी, दे गेट सरप्राइज नहीं यार ये तो, एंड लिविंग स्टैंडर्ड वाइज पीपल क्लेम इट, चाहे गोरे हो कि जी यू आर 100 टाइम बेटर देन दैट। ये जब आप करते हैं, पूरे माशरे को आप बीमार कर रहे हैं, दीज आर द एक्सपेक्टेशन। जेन्युइनली लोग, पीपल वर थिंकिंग यार रात को आप कैसे, हमने इस्लामाबाद पता कर लिया, सुबह तो जो है पता चला कि उन्होंने मुंह तोड़ दिया आपका। तो अभी ये सवाल उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भारत अफोर्ड भी नहीं कर सकता। देखें यहाँ पे एक मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ बेसिकली इट्स नॉट दी माइनॉरिटी जो सफर कर रही है, इट्स मेजॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज सफरिंग। मंडल कमीशन रिपोर्ट आप देख लें, लेट्स से 30 करोड़ मुसलमान है, 22-23 करोड़ दलित है, फिर शूद्रा जो बेचारा वरना में लेकिन लोअर कास्ट है 40 करोड़ है। तो ये ऑल टोटल 1 अरब की आबादी को बेसिकली ये 23% जो अपर कास्ट उसने आगे लगाया हुआ, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोर्ट्स है, फौज है। तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि 77% शुड गेट अप नाउ एंड थ्रो दिस योक ऑफ आरएस, और ये टाइम आएगा। मैं तो कहता हूँ, मेरी हमेशा दुआ रही कि मोदी साहब 2030 तक वजीर आजम रहे, ताकि भारत का जो सत्यानाश हम नहीं कर सके वो मोदी साहब करेंगे, और मुझे उम्मीद है बिल्कुल, और खुद ऐसे भी कर रहे हैं कि अब वो भाग रहे हैं। ये जो स्टोरी है कि जी वो रफ़ाल के जो आए थे चेक करने के लिए, उनको फ्रांसीसी तहकीकाती कमेटी, उसको उन्होंने एक्सेस नहीं दिया। सर कहाँ कहाँ बचेंगे? बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द रिपोर्ट कि इसमें क्या क्या मामलात हैं, इसकी प्राइसिंग डिस्क्रिपेंसीज हैं जब ये रफ़ाल ख़रीदने जा रहे थे, फिर प्रोसीजरल इरेगुलेशंस हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का, उनकी इंडियन सुप्रीम कोर्ट का 2018 का वर्डिक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको इसीलिए भी एक्सेस डिनाई कर रहे हैं। एक तो ये कि जाहिर सी बात है अगर एक्सेस दे दिया तो फिर वो ऑफिशियल स्टैंप हो जाएगा कि भाई साहब इतने गिरे हैं, इतने नहीं गिरे हैं, और
ये सारी चीज़ें। दूसरा ये भी कि अगर तो ये चीज़ खुल गई, जो करप्शन वाली चीज़ है वो तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा जी। उसमें पूरा रैकेट है, देखिए थोड़ा लंबी हो जाएगी बात। अभी अंबानी और अडानी सच्ची गुजरातीज हैं और इन्होंने बैंक रोल किया। देखें, बुचर ऑफ गुजरात से मोदी को स्टेट्समैन बनाया गया। तो दिस वाज अ ह्यूज चेंज जो है। आपको पता होगा इसका अमेरिकन वीजा भी जो है वो रिवोक था। सो बेसिकली ये अंबानी अडानी ने इसको बैंक रोल किया। नाउ भी कॉन्ट्रैक्ट देख जाए, रफाल का आप देखते हैं, इन दो फैमिलीज को जा जीडीपी पे बड़ी बात होती है, $4 ट्रिलियन। लोग कहते हैं इसमें 60% तो अंबानी अडानी की जीडीपी है, तो आप किधर फिर रहे? बेसिकली ऑलमोस्ट 1 अरब की आबादी। अच्छा, ये फिर जब बैंक रोल करते हैं, मीडिया पे देखें, गोदी मीडिया पे ऑलमोस्ट पीपल नाउ से 80% कंट्रोल है। जो 20% लिबरल मीडिया है उसको तो इतना थ्रेटन करते हैं, ऐसा भी वायर को बंद किया गया इसी तरीके से। बाकी हैं थोड़ी बहुत जो सीनियर वॉइसेस हैं, दे आर फिजिकली असॉल्टेड और उसके बाद उसके मीडिया भी उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये बेसिकली आई वुड से, अभी आप देखेंगे ठेके जितने रफाइल के थे सारे इन्हीं को दिए गए, इन्हीं दो बड़ी फैमिली। इस तरीके से डिफेंस प्रोडक्शन की नई जो डेवलपमेंट होनी है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ माफिया, आरएसएस और साथ ये गुजराती जो बिजनेसमैन है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन चीजें सामने आएंगी। अभी हम टर्की में हैं, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए हुए हैं। सो देयर इज अ ह्यूज आई वुड से सेंस ऑफ जुबिलेशन। इट्स बेसिकली they say कि ब्रदरहुड, 3 टाइगर हैं इस्लाम के, पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की के। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं और बड़ा प्रेज किया जा रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान डिफेंड किया अपने आप को, बल्कि रीजन को और इस्लाम को डिफेंड किया। दे सेड कि वी कांट अलाउ पाकिस्तान टू फॉल। इंशाल्लाह पाकिस्तान फॉल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने आई थिंक जो इस्टेब्लिश किया अभी पैरिटी इन साउथ एशिया, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में भी भारत का डाउनफॉल शुरू होगा। इसमें कुछ ज्योतियों की प्रोटेक्शन भी है, इनकी एक भविष्य माल का बुक है, वो जरूर पढ़ें कि 2023 से इनका डाउनफॉल शुरू होगा। एंड दैट ये मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 2030 तक इनकी बड़ी बुरी हालत होनी है। Probably that time And has I think come. if they're not going to learn from their mistakes, तो ये रुकने वाला नहीं है। जो पिछले 15-20 साल से भारत इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक उससे अब भी अगर सबक नहीं हासिल करेंगे तो मुश्किल होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मेरे जहन में आती है कि ये जो पूरा मिस एडवेंचर इंडिया ने किया, पाकिस्तान को उससे एज अ नेशन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम मिले, हम एक हुए और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ मज़ाहिब जो पाकिस्तान में रहते हैं वो और ज़्यादा करीब आए, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, हम डिफेंस के लिहाज से भी बहुत काम कर रहे हैं। मज़ीद चीज़ें बेटर करने की ज़रूरत है, कर भी रहे हैं। बट आई थिंक कम्युनिटी को एक साथ लाना, सारे मज़ाहिब को एक साथ लाना, ये रिलीजियस हार्मनी को मज़ीद फ़रोग देना, आई थिंक ये राइट मोमेंट है उसको अचीव करने के लिए। बिकॉज ऑलरेडी वी आर डूइंग वे बेटर देन व्हाट वे बेटर। हम बहुत अच्छा है पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लिए माहौल, बट आई थिंक इसको एक तो हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है और इसको मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती रही हैं। पाकिस्तानी माशरा देखें, अगर आप कंपेयर करें, बड़ा टॉलरेंट माशरा है। जब भी पाकिस्तान में बड़े कम वाक़यात हैं, कई दफ़ा लोग जज्बात में आके में भी स्टेप लेते हैं, अदरवाइज माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड है और हमारा ईमान भी है। तो इसमें आई थिंक ये चीज़ें भी, इस जो कॉन्फ्लिक्ट मैं वॉर कहूँगा, इसमें चीज़ें फिर सामने आती हैं कि वॉर में कौमा की अच्छाई भी बाहर आती है, जो कैरेक्टर होता है, और बुराई भी बाहर आती है। तो पीपल हैव नाउ सीन के भारत में किस तरीके से, लेट्स से हाउ डज इट कंट्रास्ट विद पाकिस्तान। यहाँ पे एक बॉम्बे बेकरी है, इवन आई नो सरगोदा में है इसका, वी हैव बॉम्बे बेकर्स इन हैदराबाद, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और वहाँ पे एक कराची बेकरी जो हिंदू की थी, उसको जाकर रैंचैक कर दिया उन्होंने मुंबई में, आई थिंक। सो जस्ट लुक एट, पता नहीं कौन सा शहर था। तो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि आप जो है, जो पाकिस्तान में लेट्स से डीलिंग है विद माइनॉरिटीज, बाकी बैनुल मज़ाहिब या लेट्स से इंटरफेथ जो डायलॉग होता है, उसको भी आप प्रोजेक्ट करें। एंड पीपल एक्चुअली, अभी देखें क्रिश्चियन फेयर है जो एंटी पाकिस्तान है, हमेशा वो कहती है जी कि आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का जो है। लेकिन इस दफा वो भी शी गॉट फेड अप एंड शी हैड टू लीव अर्नब गोस्वामी प्रोग्राम। मैं खुद जाता रहा हूँ, मतलब इतने बदतमीज, मैं तो उसको बदतमीज आजम कहता हूँ जो है रिपब्लिक टीवी जो है और अर्नब गोस्वामी, कि आप इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं प्रो इंडिया, यू नो, एंड बिकॉज नाउ यू वांट टू पुट वर्ड्स इनटू देयर माउथ। तो लोग कह रहे हैं जी कि ये होंडा जो है, आई थिंक आपका मीडिया, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द रीजन। जब रैशनैलिटी नहीं है, इतने मर्जी डेलीगेशन भेजें ममालिक में, पीपल नो इट कि जी व्हाट इज इंडिया फ्रॉम इनसाइड। और पाकिस्तान को आई थिंक ये चीज प्रोजेक्ट करने की जरूरत है कि हाउ माइनॉरिटीज और सारी फेथ, सारे सेक्ट्स में, सारे सूबे कैसे इकट्ठे होकर रह रहे हैं।
वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे। और मैं तो सोच रही हूँ कि भारत कहाँ कहाँ से उस इंडिपेंडेंट मीडिया को या इन्वेस्टिगेशन को बंद करेगा। आप जम्मू कश्मीर में नहीं जाने देते, आप वहाँ के माहौल को नहीं देखने देते, अब आप राफेल की इन्वेस्टिगेटिव टीम को नहीं आने देने चाहते। जितना ये जिसको कहते हैं ना, झूठ को जितना छुपाने की कोशिश करते हैं वो उतना सामने आता है। तो हम लाजमी या तो आने वाले दिनों में या कल ही वो जो एक डेलीगेट गया है इंडिया का और पाकिस्तान का, उसका ज़रा मवाजना करेंगे और अब तक इंडिया ने जो कुछ करने की कोशिश की उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई माशी मैदान की बात करना बहुत है ज़रूरी। एक जंग तो हम जीत गए हैं, लेकिन कई जंगें हैं जो हमें भी जीतनी है। गुर्बत के खिलाफ जंग, तालीम की जंग और मईशत की जंग। अच्छा, पहले ये था कि 2 जून को आना था, लेकिन फिर इसकी डेट चेंज हो गई, वो 10 जून को पेश किया जाएगा। तो वो अवाम दोस्त कितना होगा और क्या सारे मामलात हैं, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर हाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। डॉक्टर साहब, वो मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो 2 को आना था और फिर 10 को शिफ्ट कर दिया, ये क्यों किया? इसके पीछे कोई इज़ देयर एनी वर्थ टॉकिंग रीज़न? आई थिंक बजट प्रोसेस बड़ा कम्बरसम होता है, सारी मिनिस्ट्री से इनपुट लेनी होती है, फिर पूरी टैक्स पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर वो बनाने होते हैं और फिर उनके नंबर फाइनल करने होते हैं। बजट की जो भी डेफिसिट बनता है वो फिगर निकालना होता है। तो आपको एक तो अंदाजा होगा कि कम्बरसम प्रोसेस है, कभी डिले हो जाता है। दूसरी बात, बीच में कुछ टाइम आपको पता है कि इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से ऑल द अटेंशन वाज देयर। एंड देन आई थिंक IMF के साथ जो नेगोशिएशन थी, पहले द स्टाफ कुड नॉट रीच पाकिस्तान, सो टर्की से हुई, फिर वो पाकिस्तान आए। आई थिंक वो भी अभी उस तरह कंक्लूड नहीं कर पाई जिस तरह आप सारे नंबर्स पे, सारे अहदाफ पे, प्लस इन अ सेंस के बजट की जो फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या होंगे, उस पर एक एग्रीमेंट हो सके। आई थिंक टेक्निकली तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से करना पड़ा। बिकॉज एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जो आपने लिख कर दिया हुआ है IMF को, विच इज द फॉलोइंग, कि जो बजट प्रेजेंट होगा वो उस फ्रेमवर्क में होगा जो अहदाफ IMF के साथ तय हुए हैं। सो यू हैव टू हैव अ कंप्लीट एग्रीमेंट विद द फंड। आई थिंक एक तो मेजर वजह डिले की जो है वो ये है। कुछ आई थिंक फॉरेन विजिट भी है अथॉरिटीज़ का, वो भी ओवरलैप कर गया है। So I think put everything together. So maybe bit more time can make a better budget. आप ज़्यादा सोच आपको मिल सकती है। पर बीच में ईद की छुट्टियां भी हैं, so it's a mixed bag. उसको कैलकुलेट करते हुए। अच्छा खान साहब, मुझे ये समझना है, बिजनेस कम्युनिटी अगैन ये बात कर रही है कि ठीक है आप रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं और आपको अपने जो टैक्स कलेक्शन के दीगर अहदाफ है वो हासिल करने हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी बार बार ये कह रही है कि ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। डू यू थिंक कि हम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अब तक हैंडल करने में, हम पॉलिसी रेट नीचे लेकर आए थे इससे पहले, उस पर हमने देखा कि ताजिर बिरादरी थोड़ी सी खुश हुई। कैपेसिटी, एनर्जी की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसको कम करने के लिए वो बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा उनके लिए थोड़ी आसानी हुई। सो आर वी हेडिंग टूवर्ड्स बेटरमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर हम कहाँ खड़े हैं जब हम बात करते हैं कि ये मुतालबा है ताजरान का, यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी का? देखिए, IMF की इंगेजमेंट के बाद ये तो एक सर्टेनिटी है कि मुल्क में एक मैक्रो स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट रन तो एक इस्टेब्लिश हो गई। आप ये देखें कि अफरात ज़र इतनी नीचे आई, यानी कि इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हुई। तो जिस पॉलिसी रेट का आपने जिक्र किया वो 22 से 11 हुआ। आपने 1 करोड़ बोरो किया, पहले 22 लाख दे रहे थे, अब 11 लाख दे रहे हैं। तो उनका मार्जिन कितना बढ़ गया है जो मैन्युफैक्चर करते हैं या बोरो करते हैं। तो एक तो इसको इस तरह देखिए। दूसरा, अगर चीज़ों की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ रही तो आप और मैं जब बाइंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी पॉकेट से उस तरह पैसे नहीं जा रहे। अगर ये 20-22% होती महंगाई के बढ़ने की शरह जो आज 5-7% के दरमियान हॉवर कर रही है। सो एक तो ये बात है। इसी तरह बैरूनी खसारा संभल गया है। अब जो मौका है वो ये है कि बजट इस तरह का प्रेजेंट किया जाए जो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशनल हो इन नेचर, जिससे मतलब है कि पहले बजट का जो अप्रोच पेपर है वो एक्सपेंडिचर साइड से लिखना चाहिए कि आप अपने जो खर्चे हैं उनको कैसे संभाल सकते हैं, आप सब्सिडीज को कैसे टारगेट कर सकते हैं, आप कैसे प्रोविंसेस को शिफ्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें जिन पे आप खर्चा कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। वो सब्जेक्ट्स लाइक ज़कात, उशर, पावर्टी, फूड, एग्रीकल्चर, ये सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह आप कैसे ये कह सकते हैं कि पेंशन का जो बोझ है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करने के लिए ऑफ बजट पेंशन्स पे जाएं और फंडेड पेंशन्स पे जाएं।
फिर आप किस तरह इनकम सपोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। अब तो आई थिंक डिफेंस का भी जो थोड़ा सा पार्ट है उसको भी हेल्प आनी चाहिए फ्रॉम द प्रोविंसेस। सो ये एक ओवरऑल वो इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि मैं आप मैन्युफैक्चरर जो एग्रीकल्चर में इनकम कमा रहा है, जो रिटेल से कमा रहा है, जिस शोबे से भी कमा रहा है, उसकी टैक्सेशन का स्ट्रक्चर जो है उसको लार्जली मसावी बनाने की जरूरत है। तो आप किस तरह कर सकते हैं, यू नो, दैट वुड बी अ गुड सिग्नल। जो अच्छा डॉक्टर साहब, ये 3 हेड्स जो आपने बताए हैं, आने वाले दिनों में हम इस पे बारी बारी करते हैं, यानी एक टैक्सेशन, एक पेंशन और एक एक्सपेंडिचर, लेकिन आवाम के जो होते हैं इंटरेस्ट, या तो पेंशन या फिर वो सैलरी, राइट। तो आज ज़रा पेंशन पे सरसरी सी बात करते हैं, इस वादे के साथ कि हम लाजमी इसको ज़रा मज़ीद खोल के और सिर्फ इसी एक मौजू पे बात करेंगे। जब आप बात करते हैं कि हमें पेंशन सेक्टर की इस्लाह करनी है, इसकी तरफ देखना है, बाकी दुनिया में ये सेक्टर कैसे काम करता है, पाकिस्तान में ये सेक्टर कैसे काम कर रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या इस्लाह कर सकते हैं कि ये बोझ ना बने हमारे ऊपर? तो देखिए, लार्जली पाकिस्तान में जितनी भी पेंशन्स हैं वो अनफंडेड हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो भी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं या पहले भी रिटायर हो जाते हैं, उनकी जो पेंशन है उसका बोझ जो है वो बजट पे पड़ना शुरू हो जाता है। सो इट्स नॉट फंडेड पेंशन, हम एक अनफंडेड पेंशन स्ट्रक्चर में हैं और इस तरह ही चलाते रहे हैं 78 साल से। दुनिया में ये इस तरह वर्क करता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो एक पार्ट, फॉर एग्जांपल पे एज यू गो, कुछ पार्ट आप अपनी सैलरी से सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ पार्ट गवर्नमेंट उसी को टॉप अप करती है। लेट्स से कि आप 3% अपनी सैलरी से करते हैं, 3% गवर्नमेंट करती है, तो 6% बन गया। मैं पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज की गुफ्तगू कर रहा हूं। वो जो 6% है, आपकी लेट्स से सैलरी 1 लाख रुपए थी एक महीने की, 6,000 रुपया जो है किसी फंड में जाना शुरू हो जाता है। आपकी वो चॉइस है कि आप किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें। आप स्टॉक मार्केट में करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करें, प्रॉपर्टी में करें, जहां पे भी आप करना चाहते हैं। वो फिर ओवर द इयर्स ये 6,000 आपकी 30 साल सर्विस पे 6% बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ये अमाउंट मिल जाता है। आप उसको इन्वेस्टेड रख के उस पर इंटरेस्ट ले लें या उस पर स्टॉक से डिविडेंड ले लें, या आप अगले 20 साल उसमें से जो आपने जमा किया है आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेते रहें। सो इसको कहते हैं पे एज यू गो एंड अ फंडेड पेंशन स्ट्रक्चर। अब जो 60 साल पे जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, जो इंसान रिटायर होंगे उनका कोई बोझ सरकार पे तो पड़ेगा नहीं। सरकार को पता है कि मैंने अगले साल पेंशन्स नहीं बढ़ानी। सो ये 250 अरब था 2012-13 में, आज ये 1,000 अरब का बोझ है हमारे जो बजट के एस्टिमेट आएंगे उस पे, जो पिछले साल के एस्टिमेट थे। कैन यू इमेजिन कि ये 4 टाइम्स बढ़ गया और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक अनफंडेड पेंशन स्ट्रक्चर है। अब सरकार इस तरफ मूव कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि एक रिफॉर्म पाकिस्तान में होने वाला है। आई रियली होप कि ये होगा। फिर हर साल हम ये भी करते हैं कि जो पेंशन्स हैं उनका 5, 6, 8, 10% जैसे सैलरीज बढ़ती हैं वो भी बढ़ती है, तो और बोझ बढ़ जाता है। पर एक ये भी चीज़ आजकल पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है, आई एम नॉट श्योर कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, कि जो बहुत बड़ी पेंशन हैं, लाइक आपकी पेंशन अगर 3 लाख रुपया है या 4 लाख रुपया है, विच इज अ ह्यूज पेंशन, कि उस पर भी कोई 5% का जो एक टैक्स है वो लगा दिया जाए, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेंशन और इसको हमने टैक्स फ्री रखा हुआ है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह होगा। बट ये एक पेंशन का जो रिफॉर्म है ये बहुत अरसे से हमें करना चाहिए, और जो अनफंडेड पेंशन स्ट्रक्चर है उससे इस पर ज़रा डिटेल में आपसे आगे चलकर भी बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस के इसके ऊपर टैक्स, और फिर ऑलरेडी लोग जो अपनी सैलरी से उसके ऊपर टैक्स कटवा चुके हैं, इसको किस तरह से परसीव किया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। आई थिंक इसको और भी ज़रा स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे आने वाले प्रोग्राम से। इससे पहले कोशिश करेंगे कि जून 10 से पहले हम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कवर कर पाएँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई थिंक काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेट्स सी कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3 लाख तक के एम्प्लॉइज़ को मजीद उन्होंने रिलीव देना है, वो किस तरह से कर पाते हैं सैलरी कैप में? सैलरी कैप में यस, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अब ये है कि अगेन जाहिर सी बात है पाकिस्तान का इस बार भी IMF मुतासरा बजट ही है।
सो उसमें रहते हुए हम अपने तरक्याती मामलात को कहाँ रख रहे और हैं। मेरे लिए ये बड़ा चैलेंज है समझना कि expenditure। उसके बाद जब हम निकलेंगे आईएमएफ से, तो अभी तो हमें एक डिसिप्लिन में चलना है। उसकी वजह ये है कि हमें आईएमएफ को पैसा वापस देना है, सो वी हैव फॉर्म दैट डिसिप्लिन। उस सिस्टम को हम फॉलो कैसे करेंगे, उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, बिकॉज ये एक हमारा बड़ा मसला है। बिकॉज एक लेमैन ये समझता है कि क्योंकि हमने आईएमएफ से कर्जा लिया है इसलिए हमें बिजली के बिलों और हमारी सैलरी से वो पैसा जाता है। सो इसको भी क्लियर करेंगे कि वो पैसा कहाँ से जाएगा, कहाँ से नहीं, तरक्याती काम में पैसा कैसे लगाएंगे। एंड देन यू नो हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सादिया, वो ये कि एक्सपेंडिचर अखराजात को हम कैसे कम कर सकते हैं। चलिए तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी आपके साथ। रहिए हमारे साथ। आधा वर्ज़न बैक। जब प्रोग्राम एक मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। एग्जैक्टली यही बात कर रही थी कि जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो हमने एक और मार्केट का जिक्र किया था, और वो थी भाई मवेशी मंडी, जहां पर परफॉर्मेंस एक्चुअली। आपने मवेशी मंडी कह दिया, मैं कहा आप इस्लामाबाद से आई हैं। काऊ मार्केट, काऊ मार्केट। आप काऊ मार्केट गई हैं, आपने बुफेलोस देखे, आपको वाइट कलर्स के पसंद आए होंगे। नहीं, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। अच्छा भाई बिजनेस की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही है। अच्छा, द थिंग इज दिस कि हमें नज़र ये आ रहा है कि वहाँ पर जानवर कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, और इसमें भी वैसे कुछ खास किस्म के लोगों में भी लोगों में भी कुछ खास लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, द टिकटॉकर्स एंड द यूट्यूबर्स एंड ऑल। अब इनकी वजह से एक ये ट्रेंड, जानवर परेशान हो गए हैं। जानवर परेशान भी हैं और जो लेने जा रहे हैं वो भी परेशान है, उनकी वजह से रेट ऊपर होते जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साद, बताइए ज़रा क्या चल रहा है। जी, ईद उल अजहा की आमद है और मुल्क भर की मवेशी मंडियाँ लगाई हैं। शहर कायद में जहां पर मवेशी मंडियों की बात की जाए तो वहां पर शहरियों की बड़ी तादाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इस वक्त भी मैं एक मवेशी मंडी में मौजूद हूं जो कि सफारी पार्क के करीब मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि कितनी मुश्किलात हैं यहाँ पर, क्या ये बड़े मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई ये बताइएगा कि कितनी मुश्किलात हैं, काम कैसा चल रहा है और जानवर के क्या रेट चल रहे हैं, क्या मामला है? मामला तो ये है कि अभी कोई लेने वाला है नहीं, मिसाल सस्ता हो जाए, मतलब बेचने वाला बोलता कुछ महंगा बिक जाए, बाकी कोई मामला तो ऐसे है नहीं। अच्छा, अभी जो आप जो चला रहे हो, गाय का जो एक रेट चला रहे हो, मन के हिसाब से चला रहे हो या फिर खूबसूरती के हिसाब से चला रहे हो, क्या हिसाब? ये तो खूबसूरती के हिसाब से होता है, बकरा ईद का इसका वजन का लेन देन नहीं होता, इसके साथ वजन का ताल्लुकात कोई भी नहीं है, खूबसूरती के हिसाब से। खूबसूरती के अच्छा जी, साथ। व्यापारी का ये कहना है कि इस वक्त मंडी जो है वो इनके हिसाब से जो है वो ठंडी है, काम सही नहीं चल रहा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि भाई का ये कहना है कि मंडी थोड़ी डाउन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ नौजवान चारों तरफ नजर आ रहे हैं, तो क्या वजह है मंडी डाउन है, रेट ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? रेट ज़्यादा है, रेट ज्यादा है, रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप लोग माशाल्लाह नौजवान हैं, कई सालों से यहाँ पर आ रहे होंगे, क्या समझते हैं, वजह क्या समझ में आ रही है? मैं इसके वे को समझता हूँ कि जितने भी हमारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो हैं, इनकी वजह से जो है ना मंडी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गई है। ये अपने लाइक्स के लिए और अपने व्यूज़ के लिए ये वीडियोस डालते हैं, जी ये 50 लाख का जानवर, ये 25 लाख का जानवर, ये 1 करोड़ का जानवर। इनके चक्कर में जो है ना, जो आम शहरी है जिसकी इस्तिताअत ही जो है ना वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुन्नत का काम है, तो इसके चक्कर में जो है ना वो आम बंदा रुल गया। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, जिस तरीके से व्यापारियों का कहना था कि मंडी जो है वो बहुत डाउन है, स्लो है, लेकिन कराची के नौजवानों ने उसकी वजह भी बताई। कराची के नौजवानों का यही कहना था कि अगर मंडी डाउन है तो उसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पर एक बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे तो जब शोर शराबा इतना मचेगा ना तो डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन पता नहीं अभी हैदराबाद में क्या ट्रेंड है, चलें जी से जान लेते हैं। इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान ये बताएगा कि हैदराबाद में क्या ट्रेंड है। यहाँ पर तो जो व्यापारी है वो कह रहा है कि कोई ख़रीदने नहीं आ रहा, वैसे हम जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें तो इतना रश मचा हुआ है, तो फिर वहाँ हैदराबाद में क्या हो रहा है? जी, हैदराबाद में ईद उल अज़हा के हवाले से ख़रीदारी का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। शहरियों की कोशिश है कि वो कम कीमत जानवर जो है वो ख़रीदें, जिसमें गाय हो या बकरा हो, कम से कम कीमत में ख़रीदारी के लिए दूर दूर देहात का भी रुख किया जा रहा है। इसमें जो सबसे अहम किरदार है, जो मंडी में कीमतें हैं, वो कीमतें बताने के बजाय बाज़ टिकटॉकर्स हों या सोशल मीडिया पर जो लोग शेयर करते हैं,
चीज़ें, उनमें वो रेट्स इतने बता देते हैं कि फिर बाड़ों पर या मंडी में खड़े जो जानवर हैं उनके व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कीमतें शेयर होती हैं ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो आप क्या कहेंगे, क्या है सूरत हाल? सही है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। क्या कीमतें हैं? अभी नॉर्मल है, बस माल का माल है। तो जो कीमतें शेयर हो रही हैं, लोग बता रहे हैं लाखों के जानवर हैं। नहीं, इतना नहीं है, जो माल का माल है वही है। अब जैसे ये बच्चे हमारी, इसके हम 7 लाख रुपये मांग रहे हैं, और दूसरे बच्चा लोग मांगते हैं 10 लाख 15 लाख रुपये, हम उसके 7 लाख मांग रहे हैं, 6 लाख की दे देंगे हम उसको बच्चों को। एक वो बछड़ा हमारा, इसके 9 लाख रुपये मांग रहे हैं उसके हम, वो हम 7 लाख का दे देंगे। अच्छा, आप बताएं, सोशल मीडिया पे जो कीमतें हैं, लाखों में कीमतें हैं, तो ये ऐसा मंडी में है हकीकतन? बिल्कुल हकीकत है, कैसे? इसमें कोई शक नहीं है। एक जानवर 2 लाख का, 2.5 लाख का, वो 4 लाख में बिक रहा है। यहाँ पर लूट मचाई हुई है, बस गरीब का कोई ख्याल नहीं है। कोई 7 पत्ती देने वाले बेचारे गरीब जो 20,000 नहीं भर सकते, वो कहाँ से 50-50 हज़ार। अच्छा, तो इसमें ये जो टिकटॉकर हैं, ये कीमतें आसमान पर बताते हैं, उनका किरदार है ये, उनकी वजह से? बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं टिकटॉकर। कौन झूठ बोलेगा यार, ये बिल्कुल राइट है। कीमतें बिल्कुल सर के आसमान कितनी होनी चाहिए कीमत? कम से कम जैसे ये जानवर है, इसकी कितनी 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए होनी चाहिए, इसके 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। बकरों के तो लाख रुपए। जो 60 हज़ार का, 50 हज़ार का जानवर है वो लाख का बता रहे हैं। तो आपने सुनी जो कीमतें हैं, अमूमन मंडी में हमें या बाड़ों के जहाँ पर फार्म हाउसेज हैं, कैटल फार्म्स हैं, वहाँ जो कीमतें हैं वो नॉर्मल कीमतें बताई जाती हैं और फिर ख़रीदार जो है वो जानवर घर ले जाता है। तो बकरा ईद के हवाले से बहुत सारे जो किरदार हैं वो ऐसे भी हैं कि सोशल मीडिया पर जो प्राइस शेयर की जाती है उससे ख़रीदार परेशान होता है और ख़रीदार फिर दूसरी जगहों का रुख करता है, जिससे माल की फ़रोख्त में यकीनन कमी हो रही है, परेशानी का भी सामना है और मुख्तलिफ़ जगहों पे देहात का रुख करते हैं ख़रीदार कि कम कीमत में जानवर को हासिल किया जाए और उन जगहों पर ना जाया जाए जहाँ पर सोशल मीडिया हो या टिकटॉकर्स हों वो शेयर करते हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। जी, ये आपने देख लिया। और जो व्यापार थे वो कितने आराम से कह रहे थे बस 9 लाख का है, 8 में दे देंगे। तो उसमें अब आने वाले दिनों में हमें इस पर भी बात करनी चाहिए कि आखिर हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। जब आप जानवर बेचने जा रहे हैं तो क्या उसकी कोई लिमिट, कोई कैपिंग है? क्या सिर्फ खूबसूरती के पैसे हैं या फिर वज़न उस पे जाना चाहिए? तो खैर इस सब पे तो हम बात करेंगे। मौसम क्या कह रहा है, इसके लिए चलते हैं सादिया के पास। ओवर टू यू सादिया। थैंक यू फैसल। और मुझे तो लग रहा है कि जैसे हम प्राइस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे ये मवेशी मंडियों में भी ऐसा कुछ लगना चाहिए जहाँ पर कोई कैप्स हो ताकि लोग जाकर अपनी मर्ज़ी का जानवर भी ले सकें और ये ट्रेंड नीचे लाने का भी ले कुछ मेरे ख्याल में करना होगा। वेल, मंडी में तो मौसम बहुत गर्म है। पाकिस्तान में ओवरऑल क्या सिचुएशन है ये भी ज़रा अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि अक्सर इलाकों में मुल्क के आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जो ये चल ही रहा है पिछले 1 वीक से। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाली और जनूबी मशरक़ी बलूचिस्तान में भी मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा आंधी और झक्कड़ चलने के साथ बारिश की पेशगोई है। सो ओनली इन अपर एरियाज, अदरवाइज ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। जबकि अहम शहरों में दर्जा हरारत की अगर बात कर ली जाए, जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर भी देख सकेंगे टेम्परेचर्स, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेरएस क्वेटा में कम से कम टेम्परेचर 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 रहने का इम्कान है। और मुल्तान की तरफ आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी इस वक्त हीट वेव की लपेट में है और यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 31, दैट इज़ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट 42 तक जाएगा। तो लोग प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखें। पंजाब में उधर लाहौर में थोड़ा बेटर है लोअर पर, लेकिन हायर में ये जो गैप होता है ना, ये गैप बड़ा तबाहकुन होता है क्योंकि लोगों को अपनी बॉडी को रेगुलेट करने में बड़ा मसला होता है। तो लाहौर में मिनिमम टेम्परेचर 28 और ज़्यादा 42 रहने का इम्कान है। वेयर इस्लामाबाद में भी 39 तक जाएगा, मैक्सिमम कम से कम 27 रहेगा। ये वेदर आई कीप ऑन सेइंग कि जहाँ पर दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम में जो गैप होता है ज़्यादा होता है, लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बॉडी को उसी हिसाब से रेगुलेट करने के लिए ज़रूर बहुत सारा पानी पिए, इंडोर्स रहें एंड अपना ख्याल रखें। पेशावर का रुख करते हैं, इधर क्या टेम्परेचर है ज़रा ये भी आपको बता दें। मिनिमम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जाएगा, जबकि फैसलाबाद में 40 डिग्री हिट करेगा और मिनिमम यहाँ पर 30 रहेगा।
DI खान का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करते हैं। दीगर शहरों भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, जहां पर मिनिमम टेम्परेचर 41 तक जा सकता है, गवादर मैक्सिमम 41 पर जा सकता है, और गवादर में 34, जबकि मरी में 26 और 34 ही रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में, कालाम और स्कर्दू में रिस्पेक्टिवली 14 और 17 जाने का इम्कान है मैक्सिमम। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान हैं आप महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिचुएशन क्या नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? और हम ये तो बात करें कि अपर एरिया से बारिश हो सकती है, तो पंजाब में बड़ी गर्मी पड़ रही है, वहाँ क्या सिचुएशन हो सकती है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, गर्मी ज़ाहिर है मई का एंड है और जून है, गर्म महीने हैं हमारे, तो अभी तो गर्मी का सिलसिला जो है वो पंजाब के जो वस्ती और जनूबी हिस्से हैं उनमें बरकरार रहेगा। टेम्परेचर जो है वो 44-45 तक जा सकता है। इसी तरह सिंध जो है, सिंध भी गर्म रहेगा। सिंध के जो वस्ती और मगरबी अजला हैं यहाँ पर दर्जे हरारत ज़्यादा रहेंगे। हैदराबाद में भी टेम्परेचर 46-47 तक जा सकता है, जबकि अगर हम बात करें लाड़काना, दादू वगैरह की, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर 48-49 तक जा सकता है। इसी तरह जो जनूबी बलूचिस्तान या सिब्बी और उससे मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ताहम आज भी KPK के कुछ इलाकों में जो है वो गरज चमक और आंधी के साथ जो है वो बारिश हो सकती है। इसी तरह एक बारिश बरसाने वाला सिलसिला जो है वो 27 से 30 तारीख तक जो है मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर में एक मरतबा फिर आंधी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात होंगे। राइट, कराची के लिए ज़रा बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? सीधा सवाल, कराची में बारिश कब होगी? जी बिल्कुल, कराची गर्म ही रहेगा। कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37 से 39 तक रहने की तवक्को है। ताहम नमी जो है वो कराची में एवरेज जो है वो 50% से अबव रह रही है, जिसकी वजह से जो महसूस किया जाने वाला दर्ज हरारत है वो तकरीबन एक्चुअल से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा ही होता है। ताहम ये भी मैं बताता चलूँ कि आने वाले जुमेरात और जुम्मे के रोज़ 2 दिन तक कराची में जो है गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। टेम्परेचर जो है वो 40 को क्रॉस कर सकता है, जबकि जुमे वाले दिन जो हैं वो समंदरी हवाएं तो होंगी, ताहम मामूल से ज़्यादा रहेंगी। मामूल से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आर्टिफिशियल रेन के बारे में सोचना चाहिए कराची में। जिस तरह की भी रेन हो उस हवाले से सोचना चाहिए, या फिर कहीं और जाके एंजॉय करना चाहिए। कैसे करेंगे? मैंने तो हल्का सा टच दे दिया है। हम अब हाजिर होंगे कल। अपना रखिए ख्याल, मुल्क के जिस हिस्से में भी है अपना ख्याल रखें, खासतौर पर कराची में तो पानी पीते रहें, गर्मी बहुत है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।